हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग एनटीपीसी के पेपर के जो सीरीज चालू किए उसको हम लोग कर रहे हैं। तो जो लोग भी एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं उन लोगों के लिए यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम करवा रहे हैं। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी से पढ़ा करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो पेपर है यह 11/2/2021 को पेपर हुआ था, उस दिन का पेपर है। इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का जो है सही कालानुक्रम है। तो मानव गतिविधि एवं सभ्यता के जो है प्राग ऐतिहासिक का जो है सही कालानुक्रम कौन सा है, मतलब कौन कौन से काल जो है पहले पहले हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो सही है कि पूरा पाषाण काल पहले हुआ था, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। तो इसका यही क्रम जो है सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी आप देख सकते हैं कि पहले प्राग ऐतिहासिक काल हुआ था, फिर उसके बाद ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल, तीनों इसी क्रम में हुए थे। इसमें जो है पूछ रहा है कि प्राग इतिहास काल में, प्राग ऐतिहासिक में जो है कौन सा क्रम हुआ था। तो प्राग ऐतिहासिक में पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है 1 लीटर पानी का भार जो है 1 किलोग्राम होता है, कितने घन मिलीलीटर पानी का भार जो होगा वह होगा 0.1 ग्राम होगा। तो मैथ और रीजनिंग के जो भी प्रश्न कर रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो है आप लोग पहले खुद वीडियो को रोक कर जो है खुद आप लोग सॉल्व किया करिए। इससे आप लोगों की कंसिस्टेंसी जो है बनेगी। और अगर जिन लोगों को प्रश्न नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं या उसका सलूशन नहीं आ रहा है तो हम सलूशन दिखा दे रहे हैं और उसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि कैसे कैसे किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रश्न को जो है सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका है। प्रश्न में दिया गया है कि 1 लीटर, चूँकि हम जानते हैं कि 1 लीटर जो होता है वह 1000 घन सेंटीमीटर पानी के भार का बराबर होता है। इतना दिया है तो यहाँ से 1 लीटर का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1000 ग्राम। तो 1000 गुणे 1000 घन था, उसको जब घन मिलीमीटर में बदलेंगे तो 1000 का दोबारा हम गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 मिलीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ से 0.1 ग्राम का मान पूछा है, तो 0.1 ग्राम से जो है गुणा कर देंगे, सीधा सीधा आ जाएगा 100 घन मिलीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न 3 है कि 4 छात्र अमित, भरत, चंदन और दानिश 4 अलग अलग कॉलेज जिसमें BDS, IIMT, DPS और IMS में हैं। चारों छात्र जो है भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, जिसमें से MA है, MBBS है, BSc है और MCOM में जो है प्रवेश लेने के लिए गए हैं। तो IIMT में प्रवेश लेने वाले छात्र ने जो है BSc को जो है नहीं चुना है। चंदन ने जो है IMS में प्रवेश लिया है और BA चुना है। अमित ने जो है BDS में प्रवेश लिया है और BBM चुना है। दानिश ने BSc चुना है। तो किस छात्र ने जो है DPS में प्रवेश लिया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जो करने के लिए इनका जो है क्रम बनाया जाता है इस प्रकार से। तो प्रश्न के अनुसार जो है अमित ने जो है BDS लिया है और क्या पढ़ रहा है, तो MBBS पढ़ रहा है, BBM पढ़ रहा है। उसी प्रकार भरत ने जो है IIMT लिया है और वह BCom पढ़ रहा है। उसी प्रकार चंदन ने जो है IMS में एडमिशन लिया है और BA पढ़ रहा है। इसी प्रकार से दानिश ने DPS में एडमिशन लिया है और BSc पढ़ रहा है। तो प्रश्न में पूछा है कि किसने जो है DPS में प्रवेश लिया है। नहीं, दानिश ने, जो प्रश्न में देख लेते हैं क्या पूछा है। प्रश्न में पूछा है कि DPS में प्रवेश किसने लिया है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि DPS कहाँ है, तो DPS यहाँ पर है। तो DPS में प्रवेश किसने लिया है, तो यह दानिश ने लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दानिश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है
22 सेंटीमीटर लंबे चाप के द्वारा 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का जो है मान पूछा है। केंद्र पर जो है अंतरित कोण का मान पूछा है, यानी कि यह वृत्त हो गया। वृत्त में 22 सेंटीमीटर लंबे चाप, यानी कि यह जो चाप की लंबाई है यह 22 सेंटीमीटर है। तो 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि आर की वैल्यू 100 दिया है, इसका वैल्यू 100 है, इसका वैल्यू 22 है। तो अंतरित कोण का मान पूछा है। तो कोण का मान निकालने के लिए सीधा फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ से कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण का मान निकालना है, चाप का मान दिया है 22 और त्रिज्या का वैल्यू दिया है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब इसको यह कोण का मान जो आएगा या रेडियन में आए तो रेडियन में आएगा, तो इसको डिग्री में बदलने के लिए थीटा बटे 360 से गुणा करते हैं। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 12.12 डिग्री 36 मिनट। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर रेडियस 100 दिया है, चाप जो है 22 है, तो थीटा बराबर होता है 22/60, यानी कि 22/100 रेडियन हो जाएगा। रेडियन को जब डिग्री में बदलेंगे तो 180/360 कहें तो 180/पाई से गुणा कर देंगे, 180/पाई से गुणा कर देंगे, फिर पाई का मान 22/7 रख देंगे। इस प्रकार सॉल्व करने पर थीटा का मान 22 सही 3/5 डिग्री आएगा, यानी कि 22 डिग्री 36 मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 डिग्री 36 मिनट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त होते हैं और वह 21 अंकों से जो है अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। तो परीक्षा का जो है पूर्णांक कितना है? तो सिंपल प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों को जो करने के लिए सिंपल जैसे कहा गया उसी प्रकार कर देंगे। जैसे कि कहा कि एक परीक्षा में 33% अंक जो है पास होने की आवश्यकता है, जिसमें से 210 अंक जो है पा लिया है और 21 अंक से जो है फेल हो जाता है। अगर 210 अंक पाने के बाद 21 नंबर से फेल हुआ है, यानी कि अगर वह 21 नंबर और पा जाता तो वह पास हो जाता है, और पास होने के लिए चाहिए कितना? 33%। तो यानी कि 33% की जो वैल्यू होगी वह 210 + 21 के बराबर होगी, तब वह पास हो जाएगा, यानी कि 33% आ जाएगा। तो यहाँ से 33% की वैल्यू आ जाएगी 210 + 21, यानी कि 231। यहाँ से 231 आ गया। इसी प्रकार जब 33% की वैल्यू ये आ गई है, तो इसीलिए 1% की वैल्यू 231/33 गुणे 100% की वैल्यू तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 100% की वैल्यू कितना आ गया? 700। तो पूर्णांक जो होता है वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो यानी कि 100% की वैल्यू पूछा है तो परीक्षा का पूर्णांक हो जाएगा 700। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 700। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, उस संख्या की जो है पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंध नहीं रखता है, यानी कि इसमें से कौन सी जो संख्या है वह गलत है, मतलब श्रेणी के अनुसार सही क्रम में नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सीधा इस प्रकार से हम देखते हैं। प्रश्न में जो है जिस प्रकार सॉल्व किया गया, 3 से जो 7 आया या कैसे आया है, तो 3 में 2 का गुणा करके 1 जोड़ दिए थे, यानी 3 दूनी 6 1 7। इसी प्रकार से 7 में 3 का गुणा करके 1 जोड़ दिया गया। उसी प्रकार 22 में 4 का गुणा करके 1 जोड़ दिया, यानी कि 2 3 4 5 6 इस प्रकार बढ़ते क्रम में जोड़ा गया। तो बढ़ते क्रम में जब 7 का गुणा करेंगे इसका, तो यह आना चाहिए 18,740, लेकिन लिखा कितना गया है? 18,739, यानी कि यह जो है 18,739 गलत लिखा गया, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि क्या संख्याएं 30, 40, 45 और 60 समानुपात में हैं? तो सिंपल प्रश्न है, इसको चेक कर लेते हैं 30, 40, 45 और 60 समानुपात में है कि नहीं है। तो इसको समानुपात में चेक करते हैं। तो 30 और 40 का पहले अनुपात निकालेंगे तो वो 3 संबंधित 4 आ जाएगा। फिर 45 और 60 का अनुपात निकालेंगे तो वो भी 3:4 में आ जाएगा, यानी कि दोनों ही अनुपात बराबर है, यानी कि यह सभी संख्याएं समानुपात में हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी संख्याएं समानुपात में हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है जो कि करंट अफेयर का सवाल है। करंट अफेयर के सवाल के लिए जो है आप लोग, अब तो यह नहीं पूछेगा, अब तो यह जीएस में आ गया, अब तो इसको जीएस में हम लोग रखेंगे या फिर जीके में रखेंगे। जो करंट के सवाल है उसके लिए एसपीडी बुक का जो है हम सॉल्यूशन करवाने ही वाले हैं, जो कि पूरे 1 साल का होगा, जिसमें सभी एमसीक्यू प्रश्न होंगे। अगर आप लोगों को क्लास चाहिए
करंट अफेयर की जो है प्रीवियस ईयर प्रश्नों के, तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिए यस लिखकर। फिर भी हम इसका आंसर देख लेते हैं कि फोर्ब्स 2020 जो है सूची के अनुसार विश्व की सर्वाधिक पारिश्रमिक प्राप्त होने वाली पहली महिला एथलीट कौन है। तो पहली महिला एथलीट जो थी वह नाओमी ओसाका थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है भारत के अलावा इनमें से किस देश का जो राष्ट्रीय खेल है वह मैदानी हॉकी है। किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो है राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है। पाकिस्तान का जो है राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है यदि किसी पेंसिल का जो है 1/8 भाग काला है, शेष पेंसिल का आधा भाग पीला है, पेंसिल का शेष भाग 3/1/2 सेंटीमीटर है और वह भाग नीला है, तो पेंसिल की जो है कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सवाल है कि इसमें प्रश्न में दिया है कि एक पेंसिल का जो एक भाग 1/8 भाग काला है, तो शेष भाग कितना बचेगा। तो शेष भाग बचेगा, एक में से 1/8 भाग निकलेगा तो 7/8 भाग बच जाएगा। प्रश्न में दिया कि 7/8 भाग का जो आधा है वह पीला है। तो आगे भी देख लेते हैं शेष भाग, यानी कि 7/8 भाग का जो है आधा भाग वह पीला है, तो यानी कि 7/16 भाग पीला हो जाएगा। शेष बचा हुआ भाग नीला है, यानी कि एक में से 1/8 भाग प्लस 7/16 भाग, अगर इसको घटा देंगे तो यानी 7/16 भाग आ जाएगा, वह नीला हो जाएगा। और तीनों की लंबाई जो दिया है वह 716 दिया है, यानी 7/16 दिया है। 7/16 यूनिट का मान कितना दिया है 3/1/2 सेंटीमीटर। तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 7/2, यानी कि 16/7 यानी 8 सेंटीमीटर, यानी इसका कुल लंबाई हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो स्थित है वह बायरन द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बायरन द्वीप पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है उस अक्षर का जो है चयन करें जो दिए गए श्रृंखला में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पर स्थान है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल है कि पहले देख लेते हैं सुमा से जो है यह कैसे आया। तो सुमा में जो है यस का यहाँ से ए का जो लास्ट वर्ड है वह किनारे पर आ गया है, उसी प्रकार से यहाँ का यू का जो लास्ट वर्ड है वह किनारे पर आ जाएगा। तो यहाँ पर किनारे पर यू नहीं है, इसमें भी यू नहीं है, ये इन दोनों में है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ का जो यस है दूसरे पर गया है, फिर दूसरा तीसरे पर और तीसरा चौथे पर। इसी प्रकार से यह यस वाला जो है लास्ट में जाएगा। तो यस लास्ट में किसी में है तो बी में है, तो यह वाला आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में पूरा आप लोग चेक मत करिए, जो दिए गए हैं महत्वपूर्ण जो कॉमन है उनको बस चेक करके हटा दिया करिए थे, यानी सभी चेक करने पर जो है यहाँ पर हमको ऑप्शन नंबर बी जो है सही मिलता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है कथन और निष्कर्ष है, तो कौन सा कथन सत्य है। तो कथन है कि सैनिकों ने अपनी बंदूकों में गोलियां भरी और युद्ध के मैदान की ओर चल पड़े। सैनिकों ने अपनी बंदूक में गोलियां भरी और युद्ध के मैदान की ओर चल पड़े, तो यह कथन है। अब इस पे संबंधित देख लेते हैं निष्कर्ष क्या दिया गया है। इस पे संबंधित कथन 2 भी दिया गया। कथन 2 है सैनिकों के परिवार ने उन सैनिकों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं जो युद्ध के मैदान में मौजूद हैं। दोनों ही कथन है। तो इसमें दिया है दोनों ही कथन जो है प्रमुख कारण है तो तात्कालिक कारण। तो इसमें देख लेते हैं प्रश्न में दिया गया कि कथन 1 प्रभाव है, कथन 2 इसका तात्कालिक और प्रमुख कारण है। दूसरा देख लेते कथन 2 प्रभाव है और कथन 2 इसका तात्कालिक एवं प्रमुख कारण है। कथन ऑप्शन 3 है कि दोनों कथन एक दूसरे स्वतंत्र है। कथन 4 है कि दोनों कथन कुछ स्वतंत्र कारणों के प्रभाव से है। तो इसका दूसरा वाला जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा,
यानी कि जो कथन 2 दिया गया वह प्रभाव है और कथन 1 जो है उसका तात्कालिक एवं प्रमुख कारण है जिस वजह से वह जो है प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा कि दोनों ही कथन प्रभाव है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके वायु एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियायतों की जो सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे वह किसके द्वारा जो है प्रतिपादित की गई थी? तो वह प्रतिपादित की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है कि निम्न में से किसे 31 मई 2019 को भारत का जो है वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था? 2019 में जो है भारत का वित्त मंत्री किसको नियुक्त किया गया था? तो निर्मला सीतारमण को जो है 2019 में वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है कि यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर जो है निवेश की गई राशि 1000 रुपये की राशि 2 वर्षों में बढ़कर 1440 हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की जो है दर पूछा है, यानी कि आर की वैल्यू पूछा है। तो सिंपल सवाल है, इसको सॉल्व करने के लिए सीधा सा फार्मूला है कि प्रश्न में दिया है कि मूलधन दिया है 1000, चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है 1440, समय 2 वर्ष दिया है तो आर पूछा है। तो इसका फार्मूला होता है कि मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, यानी कि टी। यहाँ पर आर जो है रेट है, टी जो है समय है, पी जो है मूलधन है। तो यहाँ से सीधा वैल्यू रख देते हैं। मिश्रधन 1440 दिया है, मूलधन 1000 दिया है, समय 2 वर्ष दिया है। इसको सॉल्व करने पर सीधा आर की वैल्यू आ जाएगी 20%, यानी यहाँ से सीधा इसका आंसर आ जाएगा आर बराबर 20%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? तो चंद्रमा को जो है अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? तो 23 यह प्रश्न जो है सही नहीं है कि क्योंकि इसमें पूछा है कि दिवस दिया है और पूछ रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। तो जो दिन लगते हैं 27.3 दिन में जो है पूरा हो जाते हैं। तो यह दिवस गलत, पृथ्वी गलत दिया, 27.3 दिन में अपनी धुरी पर जो है पूरा कर लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को जो है क्या कहा जाता है? तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को जो है ससंजक बल कहा जाता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर प्रश्न में पूछ देता है कि असंजक बल किसे कहा जाता है, तो असंजक बल जो होता है वह भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को जो है लगने वाले आकर्षण बल को जो है असंजक बल कहा जाता है, जो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच। अगर वही जो है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कर दे रहा है तो वह ससंजक बल हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है कि एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए मनुष्य 48 खंभे गाड़ता है। यदि 2 खंभों के बीच की दूरी जो है 5 मीटर है तो इस प्रकार निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो निर्मित जो है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सिंपल प्रश्न है, प्रश्न में दिया गया कि एक वर्गाकार क्षेत्र है जिसकी भुजा 100 मीटर मान लेते हैं। वर्गाकार भुजा जिसकी भुजा हम जो है 100 मीटर मान लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा, वर्ग का परिमाप दिया है 48 × 5, तो जो वर्ग का परिमाप हो जाएगा चारों भुजाओं का योग, यानी कि 4x की वैल्यू दिया 48 × 5, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 60 मीटर। तो वृत्त का अथवा वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि 60 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर होगा 3600 स्क्वायर, यानी 3600 3600 मीटर का स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है फेसबुक के उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स के जो है नाम क्या थे जिन्हें बंद कर दिया गया था? तो फेसबुक के जो है वह कौन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट थे जिनको जो है बंद कर दिया गया था? वह थे बॉब और एलिस। बॉब और एलिस को जो है बंद कर दिया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, एक हवाई जहाज किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की जो है संगत दिशाओं में क्रमशः 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा और 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ान भरता है। पूरे त्रिभुज की परितः उड़ान के दौरान जहाज की जो है औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल पूछा है, सीधा सीधा हो जाएगा सॉरी, प्रश्न में दिया है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई अगर हम x मान लेते हैं तो 300 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है x किलोमीटर दूरी तय करने में जो समय लगेगा वह x/300 घंटा लगेगा। इसी प्रकार x2 जो है t2 समय कितना होगा? तो x को जो है जब 200 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल तय करेंगे तो x/200 घंटा लगेगा। जब 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी तो समय x/240 घंटा लगेगा। तो यहाँ से टोटल समय क्या हो जाएगा? तो टोटल समय हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे, जोड़ने पर 15x/200 15x/1200 हो जाएगा। तो औसत चाल पूछा है, तो औसत चाल जो होगा कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है? तो कुल दूरी हो जाएगी x + x + x यानी कि 3x बटे कुल समय 15x/2000 यानी कि 15x × 1200 आ जाएगा यहाँ से। तो इसको जब काट देंगे तो काटने में 3 × 5 = 15 यानी कि 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 यानी 240। तो इसका आंसर आ जाएगा 240। तो इसका आंसर जो आ जाएगा 240 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो एक जनजाति है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो एक जनजाति है उसको क्या कहा जाता है? तो उसका नाम है जारवा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति को जो है जारवा कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है कि दिए गए पैटर्न के आधार पर बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी इस जगह पर क्या आएगा। तो प्रश्न में देख लेते हैं कि पहली पंक्ति में अगर हम देखते हैं तो यंग के बाद आर आया है, आर के बाद वी आया है। तो कैसे आया है? तो चार जोड़ने पर जो है 14 में 4 जोड़ने पर 18 आया है, फिर 18 में 4 जोड़ने पर 22 आया है। उसी प्रकार क्यू का देख लेते हैं, क्यू में 4 घटाने पर क्यू में, फिर पी का देख लेते हैं तो पी में जो है 4 जोड़ने पर टी आया है, टी में 4 जोड़ने पर एक्स आया है। उसी प्रकार क्यू वाले में देखेंगे तो क्यू की वैल्यू 17 में 4 जोड़ने पर जो है 4 यानी कि जोड़ कर आया है, फिर पहले 4 जोड़े हैं, फिर 4 घटाए हैं, फिर 4 जोड़े हैं, फिर 4 जोड़े हैं, उसके बाद 4 घटाए 4 घटाए हैं, यानी कि क्रम में हुआ है। तो इस वाले में घटाना है, तो यानी क्यू का वैल्यू 17 आता है, तो 17 में से 4 घटाने पर 13 आया, फिर 13 में से 4 घटाने पर 9 आएगा। तो 9 पे क्या होता है? 9 पे होता है आई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 होगा कि जल्लीकट्टू जो है क्या है? जल्लीकट्टू को जो है क्या कहा जाता है? क्या है मतलब? तो जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु में जो है एक लोकप्रिय पारंपरिक बैल को जो है काबू करने का जो है एक खेल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु में जो है लोकप्रिय पारंपरिक बैल को जो है काबू करने वाला एक खेल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग लवकों में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करता है। इसमें से कौन सा वर्णक जो है शैवाल के हरे रंग का कारण है? शैवाल के जो है हरे रंग का कारण किस कारण से वह हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। शैवाल जो किस कारण से हरा होता है या पत्तियाँ किस कारण से हरी होती है? तो क्लोरोफिल के कारण होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है, राजस्थान के किस समुदाय ने पिछली 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जो है जारी रखा है? तो पिछली 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है, तो वह कौन सी शताब्दी है? तो उसको छिप्पा कहा जाता है। छिप्पा जो है ऐसी पर राजस्थान के ऐसी समुदाय है जिसने पिछली 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है कि कथन दिए गए हैं, कथन और निष्कर्ष को देखकर जो है बताना है कौन सा पालन करता है। तो इसमें कथन है कि कुछ प्रेत शंख है। दूसरा है कि सभी शंख वॉशिंग मशीन है। इसी प्रकार से निष्कर्ष है, यानी कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कुछ प्रेत शंख हैं और सभी शंख वॉशिंग मशीन है, यानी कि ये बाहर वाला वॉशिंग मशीन हो गया और ये वाला अंदर वाला शंख हो गया और यह प्रेत हो गया। तो निष्कर्ष में कि कुछ प्रेत वॉशिंग मशीन है, तो कुछ प्रेत वॉशिंग मशीन है, तो यह वाला सही है। दूसरा है कि कोई भी प्रेत वॉशिंग मशीन नहीं है, कोई भी प्रेत वॉशिंग मशीन नहीं है, तो यह वाला गलत है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 अथवा कथन निष्कर्ष जो है 1 सही है। तो इसमें देख लेते हैं केवल 1 पालन करता है, केवल 1 और 2 दोनों पालन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 पालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है एक आयताकार भूखंड की जो है चौड़ाई और उसकी लंबाई के जो है उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई की जो है 1/3 के बराबर है। भूखंड का परिमाप दिया है 240 मीटर, तो भूखंड की लंबाई पूछा है। तो बहुत ही सीधा सवाल है, सिंपल सवाल है। हम मान लेते हैं कि लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो चौड़ाई जो है उसकी लंबाई का जो है 1/3 है, तो यानी कि B बराबर L/3 हो जाएगा। भूखंड का परिमाप क्या होगा कि तो भूखंड है, यानी कि कोई भी खेत है, तो वह सीधा सीधा आयत में ही होगा। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि दिया है 240 मीटर। तो यहाँ से 240 बराबर 2 और यहाँ से B की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ से L/3, यानी कि 2 कोष्ठक में L प्लस L/3। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करने पर L की वैल्यू आ जाएगी 90 मीटर। तो प्रश्न में चूंकि पूछा है कि भूखंड की लंबाई क्या होगी, तो भूखंड की लंबाई होगी 90 मीटर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है कि किसी निश्चित कोड भाषा में इस चीज़ को हैज परसेंटेज जी परसेंटेज हैज *@ L लिखा जाता है, मतलब इतना लिखा जाता है, और इसको जो है इतना लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में नेटिव को क्या लिखा जाएगा। तो हम देख लेते हैं नेटिव में जो है यहाँ पर यन आ रहा है, यानी कि लास्ट से दूसरा, तो लास्ट से दूसरा कहाँ पर है @ है, तो यहाँ से यन की वैल्यू लास्ट से दूसरा यन की वैल्यू @ जो है सी में नहीं है और डी में नहीं है। इसी प्रकार हम चेक करते हैं ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कहाँ पर है, तो ए की वैल्यू देखिए डायरेक्टली में ए की वैल्यू है, डायरेक्टली में ए की वैल्यू है जो कि दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर कौन सा चिन्ह है, यह वाला चिन्ह है। तो दूसरे नंबर पर चिन्ह किस में है, तो इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बस 2 चेक कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है कालबेलिया लोकगीत जो है कालबेलिया लोकगीत एवं नृत्य जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है, यानी कि कालबेलिया लोकगीत और नृत्य जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो वह होता है राजस्थान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है मोनिका और चंद्रर सगे भाई बहन है। चंद्रर ग्रेस का भांजा और मारिया का पिता है। कैथी ग्रेस की बहन है, फोबे कैथी की माँ है। मोनिका का फोबे से क्या संबंध है, तो यह रीजनिंग का सवाल है, ब्लड और रिलेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा इस प्रकार से जब बनाएंगे तो बनाने पर यह क्रम आएगा। तो इसमें प्रश्न में पूछा है कि मोनिका का फोबे से क्या संबंध है, तो वह उसका पोती होगी या तो फिर नातिन होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है एक रेलगाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, 20 मिनट में वह कितनी दूरी चलेगी। तो यहाँ से सीधा सीधा सवाल है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह अगर 1 किलोमीटर चल रही है 20 मिनट में, तो यह दूरी पूछा है, तो 20 मिनट को पहले हम घंटा में बदल लेंगे। तो 20 मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे,
इसमें 60 से भाग कर देंगे तो यह घंटा में आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी सीधा सीधा 75 गुणे, या इधर जाकर गुणा हो जाएगा तो 20/60। 75 गुणे 20/60 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 3 से जब काटेंगे तो 25 आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, यदि किसी वस्तु को 1560 रुपये में बेचने पर हानि होने वाला लाभ, यानी कि किसी वस्तु को जब 1560 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है उस वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सीधा सवाल है 1560 में बेचने पर जो मान लेते हैं कि हानि और लाभ 100 रुपये का हो रहा है, हानि भी x का हो रहा है, लाभ भी x का हो रहा है। तो प्रश्न में दिया गया 1560 में से जब x को घटा देंगे तो उसका क्रय मूल्य आ जाएगा 1610 में जब x को जोड़ देंगे, यानी कि जो हानि हो रहा है, हानि में अगर x की वैल्यू जो हानि हो रहा है उसको अगर जोड़ देंगे तो वह क्रय मूल्य आ जाएगा, और लाभ में जो अगर x को घटा दे रहे हैं तो वो भी क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ से क्रय मूल्य बराबर करने पर x की वैल्यू 250 आ जाएगी, यानी कि 250 रुपये का या तो उसको लाभ हुआ है या तो उसको हानि हुआ है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य निकालने के लिए 1560 में से 250 घटा देंगे तब पर भी 1310 आ जाएगा, या फिर 1060 में 250 जोड़ देंगे तो तब पर भी 1310 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1310। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम जो है क्या है। भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम है राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। भारत के जो पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सारंगी वादक का जो है नाम बताइए। यानी कि 2014 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से जो सम्मानित किए गए थे सारंगी वादक, उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था, देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 35 का है कि उनका नाम था उस्ताद मोहिउद्दीन खान। उस्ताद मोहिउद्दीन खान को जो है 2014 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और यह रहने वाले हैं राजस्थान के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है कि 3 अलग अलग पात्रों में दूध और पानी का मिश्रण दिया गया है। 3 अलग अलग पात्र में दूध और पानी का मिश्रण दिया गया है, और उनकी धारिताएं हैं कि 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर। उन तीनों की जो है धारिताएं, उस बड़े से बड़े मापक पात्र की धारिता ज्ञात करना है जिससे 3 पात्र में मौजूद मिश्रण को जो है पूर्णतया रूप से मापा जा सके। तो अब बड़ा से बड़ा धारिता मात्र क्या होगा। तो अब बड़े से बड़ा मापक जो है पात्र जिसमें पात्रों में मौजूद मिश्रण को मापा जा सके उनसे मौसक जो है वह बराबर है, यानी कि 403, 434 और 465 का अगर मौसक जो आएगा वही सबसे बड़ा धारिता मापक होगा। तो इन सभी का जब 403 का गुणनखंड करेंगे तो 13 गुणे 31 आएगा। 434 का गुणनखंड करने पर 2 गुणे 7 गुणे 31 आएगा। 465 का गुणनखंड करने पर 3 गुणे 5 गुणे 31 आएगा, यानी कि 31 सभी में से कॉमन है, तो यानी कि सीधा सीधा इसका मौसक हो जाएगा 31। तो वह सबसे बड़ा धारिता मात्रक क्या है, तो वह 31 है, 31 लीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 31 लीटर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 37। दिए गए पैटर्न पर ध्यान देना, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है क्या आएगा, या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पर पहले जोड़ा गया 12 + 26 को जोड़कर 8 को जो है घटा देने पर आंसर आया है 30। 12 + 26 - 8 करने पर जो 12 + 26 - 8 करने पर 30 आया है। उसी प्रकार 18 + 12 कर देंगे तो 18 + 12 आ जाएगा 30। 30 में से
क्या घटाया जाए कि 23 आ जाए। तो 30 में से क्या घटाने पर 23 आ जाएगा, तो होगा 7। 7 घटाने पर जो है 30 है, 7 घटाने पर 23 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न है कि 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 दे दिया है, फिर अगली 3 संख्याओं का योग जो है पूछा है। तो 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग दिया है 27, यानी कि x प्लस यानी कि x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 की वैल्यू दिया है 27, यानी कि यहाँ से 1x 2x 3x 3x की वैल्यू दे दिया है 3x। 4 घटाने पर इधर जाने पर -4 हो जाएगा, तो -4 करने पर आ जाएगा 23। 3x की वैल्यू 23 दिया है। उसी प्रकार अगले 3 को जोड़ने पर कितना आएगा, यहाँ पर 27 - 3 24/3, यानी x की वैल्यू 8 आ जाएगा। फिर अगली 3 संख्याओं का क्रमागत क्या होगा, तो x + 3 x + 4 x + 5, यानी कि 3x + 12। 3x + 12 तो x की वैल्यू दिया है 8, यानी कि अगली 3 संख्या क्रमागत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 36। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है 2 सअभाज्य संख्याओं का एलसीएम यानी कि लॉसअ एलसीएम दिया है 638। उनकी जो यदि एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या पूछा है। तो 2 सअभाज्य संख्या है, 2 सअभाज्य संख्याएँ कौन कौन सी हैं। तो प्रश्न में सीधा सअभाज्य है माने यानी जो वह खुद से कटे और स्वयं से एक से कटे, यानी उसका मस 1 हो जाएगा और लस 638 हो जाएगी। पहली संख्या दिया है 29, तो दूसरी संख्या पूछा है। तो इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस गुणे लस, यह फार्मूला होता है, इसी पर लगेगा। तो यहाँ से पहली संख्या दिया है 29 और दूसरी संख्या निकालना है, तो x हो जाएगा। लस दिया है 638, मस दिया है 1। यहाँ से सीधा निकालने पर दूसरी संख्या आ जाएगी 22। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरी संख्या 22। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न में जो है पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है क्या आएगा। तो 8 से जो है 16 कैसे आया है, तो यह 8 का 2 गुना है। फिर 16 से 48 कैसे आया, तो 16 का 3 गुना है, यानी कि एक बढ़ते हुए क्रम में उतना गुना है। तो 48 से जो है आगे वाला क्या आएगा, तो 48 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 192 आ जाएगा। तो यह 192। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 192। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है कि भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का जो है लक्ष्य क्या था। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य वह है शिक्षा का अधिगम और समानता एवं गुणवत्ता। तो इसका जो लक्ष्य था शिक्षा का अधिगम, समानता एवं गुणवत्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है अंकों के जो है निम्नलिखित अनुक्रम में संख्याएं -4, 1 और 6 कितनी बार इस प्रकार एक साथ मौजूद हैं, जिनमें से एक मध्य में है और 4 और 6 एक के एक और हैं, यानी कि 4 और 6 एक के जो है एक और, यानी कि 4 और 6 इस प्रकार से हैं। और -4 और 1 और 6 कितनी बार हैं, तो यह देखना है। सीधा यहाँ से गिन लेते हैं। गिनने के बाद जो है पता चलता है कि वह जो है एक ही बार है। और वह कब है, 4, 1, 6 जो है तीनों एक ही क्रम में, जिसमें 4 और 6 एक के दोनों तरफ हैं, तो वह एक ही बार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक बार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल शासक था वह बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो है भारत का अंतिम मुगल शासक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की जो है सदस्य के रूप में
नामित की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में जो है सदस्य के रूप में नामित की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? तो वह है नीता अंबानी। नीता अंबानी को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में जो है सदस्य के रूप में नामित किए जाने वाली पहली महिला बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न है, एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी रहते हैं, वहाँ उनके लिए 20 दिन की जो है खाद्य सामग्री उपलब्ध है। यदि छात्रावास में 25 और विद्यार्थी आ जाते हैं तो उपलब्ध खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? तो सिंपल सवाल है, देख लेते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक छात्रावास में कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी रहते हैं, उसके बाद 25 विद्यार्थी और आ जाते हैं, यानी कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो जाती है 125। मान लेते हैं 125 विद्यार्थियों के लिए जो है 1 दिन की जो खाद्य सामग्री उपलब्ध है, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या गुणे दिन कर देंगे, बराबर जो आएगी वह विद्यार्थियों की संख्या गुणे दिन आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है प्रस्तावित किया था? तो किसने प्रस्तावित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने जो है भारत के जो है गवर्नर जनरल जो थे, जिन्होंने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम के तहत जो है प्रस्ताव पारित किया, प्रस्ताव जो है लाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है उस पद की जो है पहचान की जो निम्नलिखित श्रृंखला से जो संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सी जो है संबंधित नहीं है? तो पहले देख लेते हैं सी डी ई। तो यहाँ से देख लेते हैं सी डी ई एफ जी एच, यहाँ पर आ गया है। उसके बाद देख लेते हैं ई एफ जी, उसके बाद आना चाहिए एच, यानी कि यह वाला श्रृंखला जो है गलत है, तो यानी कि एफ जी एच गलत है। तो एफ जी एच किस में है? तो है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में एफ जी एच जो है गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न है, विकर्ण के एक वर्ग के जो है विकर्ण की लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर। एक जो है वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप क्या होगा? तो विकर्ण का वर्ग का जो विकर्ण होता है उसका फार्मूला होता है सीधा सीधा भुजा √2, यानी कि √2 गुणे भुजा। तो यहाँ से जो है इसकी भुजा दिया है था, विकर्ण की लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर, भुजा गुणे √2। तो यहाँ से भुजा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 20 गुणे √2 बटे √2 गुणे 2, यानी कि √2 से जो है इसका परिमेयीकरण कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा भुजा 10√2। तो वर्ग का परिमाप कितना होगा? तो 4 गुणे भुजा √2, यानी कि 10 चौक को 40√2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40√2 सेंटीमीटर। चूँकि देखिए यहाँ पर प्रश्न में दिया है सेंटीमीटर, तो आएगा 40√2 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न है, संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की जो स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1970 में। 1970 में जो है संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की जो है अभिकरण की जो है स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है, हिमालय के जो है वायु भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के जो है बाहरी भाग को जो है शिवालिक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिमालय के जो है बाहरी भाग को यानी कि वायु भाग को शिवालिक कहा जाता है। आई होप आप सभी लोगों को हमारा क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास शेयर कर दें, क्योंकि हमारा जो यह सीरीज़ है इसमें जो है एनटीपीसी के जो है जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पिछले साल पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है हम डेट वाइज जो है सॉल्व करवा रहे हैं। तो आप लोग देखते रहिएगा। इस जो है पेपर का जो अगला टॉपिक है वह अगले दिन होगा, तो उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।